चलिए, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में 11 दिसंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जितने भी छात्र इस श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं, आप सभी छात्रों को बता दूं, इस श्रृंखला के सारे वीडियो, पीडीएफ, नोट्स आदि आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स पैकेज के तहत आपको जो मंथली नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक ऑफर आया है बीपीएससी मेकर ऐप पर करंट अफेयर्स वाले कोर्स में। तो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप ये श्रृंखला के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपका बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह आपको मिलने वाला है। ऑफर प्राइस में आप मात्र और मात्र आप 1 वर्ष के लिए पुराना 2021 से अब तक का मटेरियल आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे आगामी 1 वर्ष तक ये आपके लिए वैलिड रहेगा। ऑफर फी है 100 और ये ऑफर आपके लिए 15 दिसंबर 2022 तक वैध है। तो इस अवधि में आप इस ऑफर को जरूर ज्वाइन कर लें, निसंदेह यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होने वाली है। अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे और आपको यहाँ पर ले चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि भारत सरकार ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित वीर सैनिकों के नाम पर रखा है। तो यहाँ से संबंधित सारी जानकारी आपको दिया गया था और आपको हमने बतलाया था कि अभी हाल ही में कुल मिला के 21 द्वीपों का नाम ये परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित वीर सैनिकों के नाम पर रखा गया है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर था ये था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 द्वीप। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी श्रृंखला के अंतर्गत दी जाती है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी वहां पर आप लोग विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित 26वें जूनियर नेशनल सेफक टकरा चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार ने इस खिताब को अपने नाम किया है और बिहार ने राजस्थान को हराकर इस खिताब पर कब्जा किया है। तो संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखेगा स्लाइड में। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 26वें जूनियर नेशनल सेफक टकरा चैंपियनशिप 2022 के बालक डबल्स प्रतिस्पर्धा में राजस्थान को फाइनल में 21-11, 17-21 और 21-15 से हराकर खिताब पर कब्जा किया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि बिहार की टीम ने जो डबल्स का प्रतिस्पर्धा होता है, डबल्स जो मुकाबला होता है, इसमें राजस्थान को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया है। तो ऐसे में ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि यहाँ पर कुछ बातें और भी है कि फाइनल में पहुंचने से पहले बिहार के होनहार खिलाड़ियों ने वर्तमान चैंपियन रहे हरियाणा, साथ ही साथ मणिपुर, असम, दिल्ली जैसी मजबूत टीमों को शिकस्त देकर इस खिताब पर कब्जा जमाया है। ये भी यहाँ से आपको नोट कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बात हुई है पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र के बारे में बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने यहाँ पर शामिल किया है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना का श्रेय अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन को जाता है। ये यहाँ से नोट कर लीजिएगा। हालांकि अगर हम बात करें पटना में या फिर पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी का जो निर्माण किया था, ये अजात शत्रु के द्वारा ही सैनिक छावनी का निर्माण किया गया था और ये लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए सैनिक छावनी का निर्माण किया गया था। लेकिन बात करें पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, तो अजात शत्रु के उत्तराधिकारी रहे उदयन को ही यह श्रेय दिया जाता है कि पाटलिपुत्र नगर को इन्होंने ही बसाया है। हालांकि कुछ बातें और भी है जो कि विस्तार से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर इसे अपनी राजधानी भी घोषित किया था। तो यहाँ से ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। मैं इस बात पर इसलिए जोर डाल रहा हूं क्योंकि यहाँ से पहले भी बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं। इस वजह से ये सारी बातों को अपनी नई वाली कॉपी में जो आपने 68वीं के लिए तैयार किया वहां पर जरूर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो भागलपुर में आयोजित हुए राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में अभी हाल ही में दिए गए विकल्पों के आधार पर जो इसका राइट आंसर है यह है स्विग्या कुशवाहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि बिहार के भागलपुर में राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित हुई है और इस प्रतियोगिता के अंडर 14 वर्ग में शिवज्ञा कुशवाहा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ये जानकारी यहाँ से आपको नोट कर लेना है। हालांकि यहाँ पर बात हुई है भागलपुर की, तो भागलपुर के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया है। तो वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में बिहार को 9 डिवीजन अर्थात 9 प्रमंडलों में बांटा गया है, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिहार में वर्तमान में 9 प्रमंडल है। ये प्रमंडल है पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना और तिरहुत। कुल मिला के बिहार में वर्तमान समय की स्थिति के अनुसार देखें तो 9 प्रमंडल है और इन 9 प्रमंडलों में से सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? तो आपको ध्यान रखना कि इन 9 प्रमंडलों में से सबसे छोटा प्रमंडल है भागलपुर प्रमंडल और ये भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की संख्या है 2। ये जिले हैं भागलपुर और बांका। चूंकि यहाँ पर बात हुई है बांका की, तो बांका के बारे में एक जानकारी यहाँ पर ये नोट कीजिए कि राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे मंदार बांका में है। बिहार का पहला रोपवे स्थापित है नालंदा जिले के राजगीर में, जो कि आपको ध्यान रखना है। और वहीं पे दूसरे रोपवे की बात करें तो ये बांका जिले के मंदार में कार्यशील है। तो ये सारे पॉइंट को यहाँ से आपको ध्यान रखना है, आप चाहें तो इसे जरूर नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला तीसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, इस प्रश्न को आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखना है। ये प्रश्न है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं हैं या फिर कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 6 महिलाएं शामिल है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए गलती से ऑप्शन नंबर सी लिखा गया है, आप लोग सुधार करेंगे, यहाँ पर बी होगा, क्योंकि बिहार नहीं बल्कि भारत से कुल मिला के 6 महिलाओं का चयन किया गया है। अब यहाँ पर इसी को हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी फोर्ब्स मैगजीन ने विश्व की सबसे अधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की है। और यहाँ पर हम बात करें तो विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला बेल्जियम की उर्सुला वॉन डेर है, जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें, ये जो सूची जारी हुई है, इस सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो ये बेल्जियम की महिला है उर्सुला वॉन डेर, जो कि वर्तमान समय में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष भी है। लेकिन वहीं पर हम दूसरे स्थान की बात करें तो इस सूची में इसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। ये यहाँ से नोट कर लीजिए प्रथम व द्वितीय स्थान को। लेकिन वहीं पे हम भारत की दृष्टिकोण से बात करें हम यहाँ पर इस सूची की, तो इस सूची में भारत की 6 महिलाएं शामिल है। भारत की दृष्टिकोण से देखें तो भारत में इस सूची के अनुसार पहले स्थान पर है निर्मला सीतारमण, जिन्हें कि 36वां स्थान मिला है। उसके बाद क्रमशः रोशनी नादर, जो कि 53वें स्थान पर, और माधवी पुरी बुच 54वें स्थान पर, शोभा मंडल 67वें स्थान पर, किरण मजुमदार शाह 72वें स्थान पर और फाल्गुनी नायर 89वें स्थान पर है। तो कुल मिला के भारत से 6 महिलाओं को इस सूची में शामिल किया गया है, जो फोर्ब्स मैगजीन द्वारा प्रत्येक वर्ष 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की जाती है उसी में। और इसके बाद यहाँ पर निर्मला सीतारमण से संबंधित एक पॉइंट हमने इस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए ऐड किया है कि यह चौथी बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि पिछले साल 2021 की बात करें तो उन्हें 2021 में 37वां स्थान मिला था। और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण से संबंधित एक पॉइंट हमने बताया था आपको कि निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। हालांकि यहाँ पर हम बात करें महिला वित्त मंत्री की, तो जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने अतिरिक्त प्रभार के रूप में वित्त मंत्रालय को संभाला था। लेकिन पूर्ण रूप से अगर हम बात करें महिला वित्त मंत्री की, तो निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि भारतीय स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियन 2022 में कौन सा पदक अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीराबाई चानू ने अभी हाल ही में रजत पदक अपने नाम किया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की प्रबल संभावना, क्योंकि यहाँ से इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। अब यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है ये कोलंबिया में किया गया। नोट कीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट यही है कि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 जो आयोजित हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया। और यहाँ पर मीराबाई चानू ने टोक्यो 2022 चैंपियन रही चीन की हो झिंगुआ को हराकर रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये ध्यान रखिएगा किन्हें हराकर इस पदक को इन्होंने अपने नाम किया, तो चीन की हो झिंगुआ को हराकर इस खिताब को अपने नाम इन्होंने किया है।
अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट होगा, आपको ध्यान रखना है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम जो आयोजित हुआ था बर्मिंघम ब्रिटेन में, तो इनसे संबंधित हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में भारत का पहला स्वर्ण पदक जो दिलाया था, ये भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने ही दिलाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। और इस प्रकार देखें तो मीराबाई चानू का राष्ट्रमंडल खेलों में यह तीसरा पदक था। इससे पहले उन्होंने 2018 में स्वर्ण पदक और 2014 में रजत पदक अपने नाम किया था। लेकिन इस वर्ष जो 2022 में 22वां संस्करण आयोजित हुआ ब्रिटेन के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों का, तो यहाँ पर इन्होंने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इस 22वें संस्करण की पहले पदक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जबकि वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो बर्मिंघम में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेलों का यह 22वां संस्करण था। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 22वें संस्करण का जो राष्ट्रमंडल खेल था, इसका शुभंकर क्या था? तो 22वें जो राष्ट्रमंडल खेल था, इसका शुभंकर था पेरी द बुल। ये जानकारी हमने आपको दिया था। पेरी द बुल राष्ट्रमंडल खेल 2022 का 22वें संस्करण का इसका शुभंकर था। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड लाइन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट करने वाला शहर बना है? तो नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु इस मामले में प्रथम स्थान पर है। नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे दूं कि हाल ही में वर्ल्ड लाइन द्वारा जारी की गई इंडिया डिजिटल पेमेंट की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु भारत का सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट करने वाला शहर बना है। ये ध्यान रखिएगा, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और भारत में सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट करने वाला शहर अभी हाल ही में बना है बेंगलुरु। हालांकि यहाँ पर इस रिपोर्ट में बेंगलुरु के अलावा क्रमशः हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, दिल्ली और कोलकाता आदि इसमें शामिल है। ये क्रमशः यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, मतलब लगातार बेंगलुरु के बाद हैदराबाद, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद मुंबई, बाद में पुणे, फिर दिल्ली, फिर कोलकाता इस सूची में क्रमशः शामिल है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट की। तो भारत में जो डिजिटल पेमेंट किया जाता है ये यूपीआई के माध्यम से किया जाता है। और बात करें हम यहाँ पर भारत में यूपीआई पेमेंट सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2016 में यूपीआई पेमेंट सिस्टम की शुरुआत भारत में की गई थी। और साथ साथ यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि वर्तमान में एनपीसीआई अर्थात नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में हो रहे सभी बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन को मैनेज करने का काम करती है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। यूपीआई पेमेंट में जो कर सकते हैं एक प्रकार की एक अचानक से जो वृद्धि देखी गई, ये कोरोना काल में हुआ, जहाँ पर एक छोटे से छोटे मतलब कर सकते हैं व्यापारी भी या फिर छोटे से छोटे दुकानदार भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट मतलब कर सकते हैं स्वीकार कर रहे थे। तो इसे एक ऊंची उड़ान मिली, एक लंबी उड़ान मिली, जिसके बाद ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो ऐसे में आपको यहाँ पर ये सारी बातों को ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में जो ऑनलाइन मोड में जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है उनमें से एक सबसे आसान और सबसे जो फास्ट तरीका है ये यूपीआई पेमेंट सिस्टम है। किसी भी वक्त आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो ये वर्ष 2016 में हुई थी। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। आई थिंक आप ये सारे प्रश्नों को या फिर ये वीडियो के सीरीज को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपको हेल्प मिल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आज की इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 500 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखिए हम आ चुके हैं अगले छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 182 में से कितनी सीटें मिली है? ये बहुत ज़्यादा खबरों में रहा है। हो सकता है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने। ऐसा पहली बार नहीं होगा, क्योंकि पहले के अगर प्रश्न पत्र को आप देखेंगे, जो बीपीएससी का प्रश्न पत्र है आप उसके पलट के देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह के जो प्रश्न है आपसे इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा है, आप भी देखेंगे प्रश्न पत्र को पलटा के तो आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 182 सीटों में से जो निर्धारित 182 सीट है गुजरात विधानसभा में, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी को कितना सीट मिला है? तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, भाजपा को कुल मिला के 156 सीट मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर यह ध्यान रखें 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में भाजपा के 156 प्रत्याशी ने चुनाव में जीत दर्ज किया, यानी कि भाजपा के पक्ष में 156 सीट रहा, भाजपा को 156 सीट मिला। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है गुजरात में,
जो कि महज 17 सीटों पे ही कह सकते हैं कांग्रेस गुजरात में सिमट गई। ये अब तक का कांग्रेस का सबसे खराब आंकड़ा है गुजरात के दृष्टिकोण से देखें तो। ये यहाँ से नोट कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछे जाए, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ जीत अभी हाल ही में बीजेपी ने दर्ज किया है और आज तक के गुजरात के इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं मिली है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और एक बात यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ये भी क्लियर करना चाहूँगा, आप लोग जो देखते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, अगर हम किसी नेता को उनकी जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई देते हैं या फिर कोई शुभकामनाएं देते हैं, कोई सम्मान उन्हें मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम उस पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। तो आप सभी जिन छात्रों के मन में भी ये राजनीति से संबंधित बातें चलता रहता है, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, आप इसे किसी भी राजनीतिक दल से ना जोड़ें। हमारा ये काम होता है कि हम चीज़ों से आपको अवगत कराते रहें और अपडेट रखें। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए बीजेपी के, अगर हम प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो राहुल गांधी हैं कांग्रेसी नेता, उन्हें भी हम बधाई देते हैं। आप जाके हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे देख सकते हैं। आप लोग तो देखते नहीं, आप लोग डायरेक्ट जो भी मन में आया वही लिख देते हैं। तो इस चीज़ से बचिए। अगर आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करने में लगे हैं तो आपके अंदर उस तरह की भावना पैदा होनी चाहिए, उस तरह का आपका माइंड होना चाहिए और उस तरह की आपकी पर्सनैलिटी भी दिखनी चाहिए। आप एक ऑफिसर अगर बनने जा रहे हैं तो वो सारी बातें आपके दिमाग में, आपके बॉडी स्ट्रक्चर से भी आपको मतलब कि दूसरे को झलकना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना है तो ये इस तरह के मतलब जो बातें आप लोग बोलते हैं इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये खुद आप भी समझ सकते हैं। एक हमारे सर थे बहुत पहले, जब हमने एक मीटिंग हम लोग के बीच हुआ था, तो सर बोले थे, हालांकि वो हमसे बहुत सीनियर है, वो बोले थे कि जिस दिन आप अगर किसी स्टेट पीसीएस यूपीएससी आदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो सबसे पहला काम ये कीजिए, अपने आप को पहले ही दिन से ऑफिसर समझिए और इस तरह के रूटीन को फॉलो कीजिए जिससे आप चीज़ों को बेहतर तरीके से अरेंज कर सकें, जिससे आपको लगे कि आप सच में एक ऑफिसर हैं। इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो रहेगा हमेशा सातवें आसमान पर रहेगा और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे और उसे एक नज़रिया जो होगा उसे देखने का एक बेहतर होगा। ये सारी बातें आपको भी समझना चाहिए। अगर आप स्टेट पीसीएस आदि किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो इन सारी बातों का यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। हमने बहुत ज़्यादा आपका समय ले लिया। अब यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट है, ये पॉइंट है कि यह 7वीं बार है जब भाजपा ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज किया है। ये यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। वहीं पे हम अगले पॉइंट में गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले सीटों की बात करें पिछले कुछ चुनाव में, तो ऐसे में ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वर्ष 2002 में अगर हम बात करें भाजपा को कितना सीट मिला था, तो 127 सीट जो था ये भाजपा के नाम रहा था। वहीं पे 2007 में 117 सीट ये घट गई थी और ये आंकड़े 2012 में पुनः घट गई और ये हो गई 115। और वहीं पे हम बात करें 2017 में ये पुनः घट के हो गई 99। जबकि इसके बाद वर्ष 2022 की बात करें तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखने के वर्ष 2022 में 182 सीटों में से भाजपा को 156 सीटों पर जीत दर्ज हुआ है। ये एक रिकॉर्ड तोड़ जीत है गुजरात के इतिहास में। ये कंप्लीट आंकड़े यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमारा यहाँ पर अगला 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, या फिर नाबार्ड के निम्नलिखित में से कौन हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा साजी केवी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप इन्हें इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि केवी साजी को हाल ही में नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि वे 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक यानी कि डीएमडी के रूप में कार्य कर रहे थे। हालांकि इनसे पहले की बात करें तो इनसे पहले आपको ध्यान रखना, नाबार्ड में शामिल होने से पहले उन्होंने कैनरा बैंक में 26 वर्षों तक विभिन्न पदों पर अपनी सेवा दिया है, या फिर कैनरा बैंक में उन्होंने 26 वर्षों तक कार्य किया विभिन्न पदों पर। चूंकि यहाँ पर बात हुई है कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक के बारे में हाल ही के दिनों में 2 से 3 करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट हमने यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पज से शामिल किया है। जैसे कि हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर कि हाल ही में कैनरा बैंक को लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं पे हमारा दूसरा पॉइंट है कि हाल ही में नवंबर 2022 में HDFC और कैनरा बैंक को रूस के साथ रुपया व्यापार के लिए भारत के केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक अर्थात RBI की मंजूरी मिली है। ये दोनों पॉइंट यहाँ से आप लोग को नोट कर लीजिएगा। नाबार्ड की बात है तो नाबार्ड के बारे में अभी कल वाले वीडियो में हमने आपको एक जानकारी दिया था कि राजधानी पटना में हाल ही में नाबार्ड हाट मेला का शुभारंभ किया गया है।
ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। और एक जानकारी हमने आपको ये भी दिया था कि असम सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्य में नाबार्ड के साथ समझौता किया है। अगला 8वां प्रश्न है कि हाल ही में व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है। पूछा गया कि बताएं कि वे किस देश के राष्ट्रपति हैं। यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति हैं, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, व्लादिमीर जेलेंस्की वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को हाल ही में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से चुना है। ये यहाँ से आपको नोट कर लेना है। हालांकि यहाँ पर हम इस पुरस्कार की बात करें तो दुनिया की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की ओर से यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने पिछले एक साल में दुनिया में सबसे अधिक प्रभाव डाला हो, तो वैसे व्यक्ति का चयन किया जाता है। तो ऐसे में 2022 में चयन किया गया यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का। हालांकि यहाँ पर यह सूची हमने शामिल किया है टाइम मैगजीन के द्वारा जो पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है। ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहला संस्करण जो घोषित हुआ था ये अमेरिका के चार्ल्स लिंडबर्ग को मतलब कह सकते हैं ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1927 में। यह पहला संस्करण था इसका। लेकिन वहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर हमने शामिल किया है। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और वहीं पे हम बात करें 2019 की तो ग्रेटा थुनबर्ग जो कि स्वीडन की है। अगला हमारा 2020 में कमला हैरिस और साथ ही साथ जो बाइडेन को संयुक्त रूप से चुना गया था। 2021 में एलन मस्क को चुना गया था जो कि दक्षिण अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखना। हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार अगर हम बात करें टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड की तो इसमें एकमात्र भारतीय को चुना गया जो कि है महात्मा गांधी। मेरी जानकारी यहाँ तक है कि महात्मा गांधी एकमात्र भारतीय हैं। अगर आप लोगों को इनके बारे में या फिर इस चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा विस्तार से वहाँ पर सारी जानकारी आप लिख सकें। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है। जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए आपका जो 68वीं बीपीएससी एग्जाम प्रस्तावित है ये 12 फरवरी 2023 को प्रस्तावित है। ऐसे में इस एग्जाम को देखते हुए टेस्ट सीरीज का एक अहम रोल हो जाएगा आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करने का। तो घर बैठे अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए बीपीएससी मेकर द्वारा संचालित इस टेस्ट सीरीज को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। ये 62 दिनों का टेस्ट सीरीज प्लान है जो कि बीपीएससी मेकर ऐप पर हिंदी में आपके लिए उपलब्ध है ऑनलाइन माध्यम में। इसमें आपका 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 12 आपका सेक्शनल टेस्ट है जो कि करंट अफेयर्स का ये सेक्शनल टेस्ट होने वाला है। तो ये अभी ऑन गोइंग है, आप लोग से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर ज्वाइन करने से फायदा आपको ये होगा कि प्रीवियस सेट जो आपका छूट चुका है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा और ये आप जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। तो इस टेस्ट सीरीज वाले कोर्स में आपको ये तमाम मटेरियल भी इंक्लूड है जिसमें कि करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आपको मिलेगा, बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, आपको भूगोल का नोट्स मिलने वाला है, भारतीय इतिहास के कुछ पीडीएफ होंगे जो कि सभी पीडीएफ जो यहाँ पर है मास्टर साइज के हैं और साथ साथ विज्ञान के पीडीएफ मिलेंगे, यानी कि सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं। तो कोर्स से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी यहाँ पर स्क्रीन के आपके सामने है। आप चाहें तो इस कोर्स को अवश्य ज्वाइन करें। इससे फायदा ये होगा कि चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, खास करके प्रारंभिक परीक्षा में। नोट कीजिएगा ये प्री स्पेशल कोर्स है जो कि आपके लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध है। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि अभी तक हजारों विद्यार्थी इसे ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला नवा प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने निम्नलिखित में से किसे हाल ही में वर्ड ऑफ द ईयर 2022 से चुना है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है गोल्बिन मोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वर्ड ऑफ द ईयर गोल्बिन मोड को चुना गया और ऐसे में इस बात को यहाँ से ध्यान रखना है आपको कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हाल ही में वर्ड ऑफ द ईयर 2022 से गोल्बिन मोड को चुना है। और इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना वर्ष 2021 में जो चुना गया था ये वैक्स शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। हालांकि 2022 में अब तक जो वर्ड ऑफ द ईयर की घोषणा हुई है इस सूची को यहाँ पर हमने शामिल किया है। तो ऐसे में हमारा सबसे पहला पॉइंट है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। तो गैस लाइटिंग को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा ये वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया और वहीं पे कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार शब्द हॉमर को चुना गया। अगला है कॉलिन्स डिक्शनरी के अनुसार परमा क्राइसिस को चुना गया और नेक्स्ट है मैकवेरी डिक्शनरी के अनुसार टील शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। ये सभी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन द्वारा
दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत इस सुरक्षा रैंकिंग में आपको ध्यान रखना 48वें स्थान पर है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 5 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में शीर्ष पर सिंगापुर है, यानी कि सिंगापुर को जो स्थान मिला, ये पहला स्थान मिला है। और उसके बाद क्रमशः हम बात करें, दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात और तीसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया। ये क्रमशः पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है तो सिंगापुर, यानी कि पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात और तीसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया। वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो अपना भारत 48वें स्थान पर है। हालांकि यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस रैंकिंग में भारत और जॉर्जिया 85.49% की स्कोर के साथ 48वें स्थान पर है। भारत और जॉर्जिया को ये संयुक्त रूप से 48वां स्थान मिला है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न बने। पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो 70.39% के स्कोर के साथ 100वें स्थान पर है। पाकिस्तान को 100वां स्थान मिला है। मैथमेटिकल अगर हम बात करें यहाँ पर इस आंकड़े की, तो आप कभी भी इसे 70.39 नहीं पढ़ेंगे, आप ये गलत पढ़ेंगे। अगर आप 70.39 से पढ़ेंगे तो इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है 70.39। ये यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा। पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं आती है उसे एकदम से तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है, यानी कि अलग अलग ही पढ़ा जाता है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये सारी बातें आपको पता होगी। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त फ्रांस 4थे स्थान पर, आइसलैंड 5वें स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया 6ठे स्थान पर, कनाडा 7वें, ब्राजील 8वें, आयरलैंड 9वें और चिली 10वें स्थान पर रहा है इस सूची में। ये यहाँ से नोट कीजिएगा। चलते हम यहाँ पर अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि आर्डन कैपिटल द्वारा हालिया प्रकाशित विश्व की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में इस वर्ष 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ये किसके द्वारा प्रकाशित हुई है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित यहाँ पर इस रिपोर्ट की बात की जा रही है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर 2022 में भारत को जो स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा भारत 87 यानी कि 87वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, आर्टन कैपिटल द्वारा हालिया प्रकाशित विश्व की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में इस वर्ष 2022 में भारत 87वें स्थान पर है। हालांकि यूएई इस वर्ष 2022 में पासपोर्ट की इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात इस सूची में पहले स्थान पर है। संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई की पासपोर्ट के साथ यात्री जो है 180 देशों में बिना किसी परेशानी से प्रवेश कर सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। अगला हमारा 12वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पैकमैन एशिया सम्मेलन 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसका आयोजन अभी हाल ही में मुंबई में किया गया। इस बात को यहाँ पर हमने लिख दिया कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि एमएसएमई ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी में 7 से 9 दिसंबर 2022 को मुंबई में पैकमैन एशिया और क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया है। इसका जो आयोजन स्थल है ये मुंबई है। नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और करंट अफेयर्स कोर्स में जो ऑफर है आप लोग से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। निसंदेह यहाँ से आपको बेहतर क्वालिटी का मटेरियल मिलने वाला है। बीपीएससी मेकर इस दिशा में 2020 से कार्यरत है। आपको पता होगा कि 2020 से आपको उच्च क्वालिटी का यहाँ पर मटेरियल मिल रहा है। इस करंट अफेयर्स के कोर्स में आपका बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। इतनी कम कीमत पर आपको इतनी मतलब कर सकते हैं क्रमशः 2 साल के यहाँ पर नोट्स मिलने वाला है, जो कि शायद ही आपको कहीं पर मिलेगा, इतना अच्छा उच्च क्वालिटी का। चलते हम यहाँ पर अगले आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी यहाँ पर आप लोग विस्तार पूर्वक लिखें। तो ये ऑफर का आप लोग जरूर लाभ उठा लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।